बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, मैं पूरे वसूख के साथ आपको ये इत्तला दे चुका हूं कि जिस तरह जनरल मोहम्मद अयूब खान का यहया खान के हाथों अंजाम हुआ, जिस तरह यहया खान का अंजाम जुल्फकार अली भुट्टो के हाथों हुआ, जिसे मुल्क के दो टुकड़े हो जाने के बाद उसने गुजारिश करके बुलवाया और इक्तदार उसके हवाले किया। नवाज शरीफ, उसके खानदान और उसके हवारियों का अंजाम उसी तरह होने जा रहा है जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का अंजाम हुआ जनरल जियाउल हक के हाथों, जिसे 7वें नंबर से उठाकर एक बदहियत और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला शख्स समझकर उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। नवाज शरीफ, उसकी फैमिली, आसिफ अली जरदारी और इनके हवारियों का अंजाम उसी तरह परवेज मुशर्रफ के हाथों जो नवाज शरीफ का एक दफा अंजाम हुआ था, उसी तरह जनरल आसम मुनीर एंड कंपनी के हाथों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और उनके हवारियों का अंजाम होने जा रहा है बहुत करीब। ये एक ऐसी वाज़ेह लिखाई है जिसे साहिब नजर जिधर नजर उठाएं उधर ये लिखा पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, नवाज शरीफ का अलमिया देखिए, कोई सियासत के साथ इसका ताल्लुक नहीं था। जनरल गुलाम जिलानी पंजाब के गवर्नर और गुलाम जिलानी के जरिए जनरल जियाउल हक तक पहुंचकर अपनी सियासत का आगाज इनके जेरे साया और अंदरूने गोद करने वाला नवाज शरीफ जब इसकी सियासत का अखीर होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, तो फिर ये कहां बैठा हुआ है? एक फौजी आमर की गोद में। आमर में इसलिए कहूंगा कि इस वक्त हुक्म सिर्फ जनरल आसम मुनीर साहब का चलता है। इनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। बस आप इनके अंजाम का इंतजार कीजिए जो बिल्कुल करीब है। इनके अंजाम के बाद क्या होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आइए जरा नवाज शरीफ की बेशर्मी मुलाहजा फरमाइए। नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर इल्म है कि अवाम और बिलखसूस पंजाब के अवाम उसको और उसके खानदान को और इनके हवारियों को रिजेक्ट और रिजेक्ट कर चुके हैं। नवाज शरीफ को इल्म है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में अपने घर ग्वाल मंडी से 70-80 हजार वोटों से हार गया था। उसे इल्म है कि शहबाज शरीफ एक हारा हुआ शख्स है। उसे इल्म है, पूरी तरह ऐनुल यकीन की हद तक इल्म है कि उसकी बेटी जिसे उसने वजीर आला बनवाया है वो हारी हुई है। और उसे ये भी इल्म है कि जो जिमनी इंतखाबात अभी हुए हैं इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है 13 की 13 कौमी और सूबाई नशिस्तों पर जो अगर फेयर एंड फ्री इंतखाबात हों तो अपनी जमानत जब्त होने से बच सके पीटीआई के उम्मीदवारान से। हुआ क्या है, जब मैंने अपनी आंख से देखा, मुझे कहने दीजिए, जब मैंने अपनी आंख से देखा तो एक सवाल मेरे अंदर उठा, क्या इंसान इस कदर बेगैरत, बेहया, बेशर्म भी हो सकता है? वो 13 के 13 लोग सामने बिठाए हुए थे नवाज शरीफ ने कल, और क्या क्या रहा था कि इमरान खान ने गाली गलोच का कल्चर परवान चढ़ाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस कल्चर की शिकस्त हुई है। गाली गलोच का कल्चर नहीं परवान चढ़ाया, तुम जैसे लोगों के चेहरों से नकाब उतार कर खींच कर चेहरे नंगे करके दिखाए हैं कि आप असल में हैं क्या। एक और बात उसने की कि जो हमें चोर 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 कहते थे वो खुद आज चोरी के मुकदमे में बंद है। कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ गैरत। इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम ऐसे ही है जैसे मुंह ऊपर करके थूका जाए और सीधा थूक अपने मुंह पर आकर गिरे। वो पूरे ग्लोब पर एक जाना पहचाना ईमानदार शख्स है। उसके दिमाग के अंदर वो खाना ही नहीं जहां मिलने लगती हैं, जहां कारोबार होते हैं, जहां गबन होते हैं, जहां कौमी सरमाया लूटा जाता है, बिल्कुल नहीं। ये कोई मुबारक राय नहीं। मीटिंग के अंदर मेरे दोस्त बताते हैं जो मीटिंग उसके साथ करते रहे हैं कि अगर शुरकाए मीटिंग जिनके आगे आधे आधे लीटर की पानी की बोतल्स रखी होती हैं, मिनरल वाटर की, अगर कोई आधी छोड़ जाए तो उसे देखकर दुख होता है कि यार ये तो नुकसान हो गया है। कोई उसकी फैक्ट्री नहीं है, कहीं कोई उसकी जायदाद नहीं है, मुल्क से बाहर कुछ भी नहीं है। एक ये है बनी गाला, उसने अपने जीते जी लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों को दे देना बेच के इंग्लैंड रकम मुंतकिल, नहीं कहा है कि ये शौकत खानम को चले जाएगा। ऐसा शख्स, उस पे आप कहें कि वो हमारी तरह का है। हुआ क्या था नाज़रीन इकराम, जरा ये सुन लीजिए, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा।
یہ ایک ریکارڈ ویڈیو رہی تھی جب انہوں نے بلوایا لندن میں جنرل عاصم منیر کو، جسے ہم کہتے ہیں لندن پلان 2۔ اس میں انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اس نے چور 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 کہا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے، اس پہ الزام لگانے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، نہ نکلے تو تھوپ دینا ہے، اسے چور ثابت کرنا ہے۔ کیونکہ انگلینڈ میں جب جاتے ہیں راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چور، جسے چور کہنا بھی پوری طرح نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے چور انگریزی لہجے میں۔ یہ کھڑکی کھولتے ہیں اپنے گھر کی، وہ مہنگے ترین علاقے میں، تو چور چور کی آوازیں شروع ہو جائیں۔ اس کے ٹھپر کے منہ والے دونوں بچے اس قابل نہیں ہے کہ انگلینڈ اور لندن میں کسی جگہ پہ جا کے کسی ریسٹورنٹ میں کافی کا کپ پی سکے۔ ناظرین اکرام، خدا کا عذاب دیکھیے ان پر، اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو گھڑی یہ القادر ٹرسٹ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس یونیورسٹی کا جہاں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی، ان پہ مار پڑے گی آسمانی۔ ناظرین اکرام، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، عمران خان اور ہم پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، وہ بھی کرپشن کے مقدمات میں جیل میں ہے۔ ایسے ہو نہیں سکتا۔ عمران خان تو وہ شخص ہے کہ جب جمائمہ نے طلاق لی، طلاق جمائمہ نے کیوں لی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ تک ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا، آپ کی عزت اس میں ہے کہ آپ مجھ سے طلاق مانگو۔ اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ طلاق کیوں علیحدہ کیوں ہونا چاہ رہی تھی جمائمہ۔ وہ اس لیے کہ جمائمہ نے کہا تھا کہ یہ چھوڑو پاکستانی قوم، یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بد اخلاق ہیں، یہ تو بہت گھٹیا لوگ ہیں۔ چونکہ نواز شریف نے الزام لگا دیا تھا کہ کوئی سمگلنگ کر رہی ہے جمائمہ، تو کیا دھچکا لگا ہوگا اسے، کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ اس نے کہا عمران خان کو کہ آپ ادھر انگلینڈ میں رہیں، اس نے کہا نہیں، میں اپنی قوم اپنے ملک کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے یہاں رہ سکتا ہوں، آپ کو میرے ساتھ وہاں رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں تو وہاں نہیں رہا۔ اس نے کہا تو پھر علیحدگی کر دیتے ہیں۔ جب علیحدگی ہوئی تو جج نے کہا ڈگری جاری کرتے ہوئے کہ مسٹر عمران خان، برطانوی قانون کے مطابق آپ کے حصے میں جمائمہ کے حصے کی اتنی جائیداد اور اتنی نقدی، اس نے کہا جی میں ایک پینی بھی قبول نہیں کروں گا۔ جمائمہ بہت عظیم عورت ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے بچے اس کے پاس رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ بہتر تربیت اس کی کر سکے۔ جانتے ہیں کہ عمران خان کے حصے میں کتنی دولت آ رہی تھی گولڈ سمتھ خاندان کی، جس سے پاکستان کے پورے قرضے اتر سکتے ہیں۔ یہ عمران خان ہے جس نے بھری عدالت میں انکار کر دیا ایک پینی لینے سے بھی، اور جج اپنی سیٹ سے اٹھا تو آپ دیدہ تھا۔ موقع پر موجود لوگ کہتے ہیں وہ عمران خان وہ کرپشن کرے گا۔ آپ جب اسے کرپٹ کہو گے تب تک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور زیادہ سرایت کرتی جائے گی اور زیادہ گہری ہوتی چلی جائے گی۔ نواز شریف جب ان ہارے ہوئے لوگوں کو سامنے بٹھا کر، وہ بھی کتنے بے حیا ہے، جنہیں پتا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے، وہ خیرات میں اس مقام پر پہنچے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عمران خان کو لانے والے عمران خان سے زیادہ بڑے مجرم ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور جو اسے لے کر آئے تھے سیاست میں، پھر تو سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے جنرل ضیاء الحق کا، اس کی بھی قبر کشائی ہونی چاہیے۔ غلط بیانی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی ندامت گزر ہی نہیں پاتی۔ ندامت کیسے گزرے گی؟ جس وقت وہ گفتگو کر رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ کوئی انسان کا چہرہ نہیں، بے تاثر برف کا ایک گولا ہے۔ اور یہ 5-7 منٹ کی گفتگو کرنے کے لیے بھی ہاتھ میں اس نے 8 پرچیاں پکڑی ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، پرچیاں پڑھ پڑھ کر وہ یہ جھوٹ بول رہا تھا اور خرافات اور ہزلیات بک رہا تھا۔ اور آپ جا کر گوگل پہ اس کی ذرا یہ نشست اور اس میں اس کی گفتگو ذرا ایک دفعہ ناظرین اکرام، وہ کیمرے کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا، اور اتنی پھسپھسی تقریر، اتنی بے ربط تقریر، اس کے چہرے کی طرح اتنی بے تاثر تقریر۔ اسی لیے تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ زندہ لاش ہے۔ بظاہر آپ کو یہ زندہ نظر آتا ہے، یہ ایک رفت گزشت اور مرا ہوا شخص اندر سے۔ اور نواز شریف یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی حیثیت کیا ہے عوام کے درمیان، اس کا یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے خدمت کی سیاست کو چنا ہے اور افراتفری کی سیاست کو مسترد کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں کارکردگی پہ مبارکباد کہتا ہوں اپنی بیٹی مریم نواز اور اپنے بھائی شہباز شریف۔ جہاں تک بات ہے ووٹس کی، انہیں لوگ ووٹ کی جگہ اگر ان کے بس میں ہو جسے جسے پرچی پکڑائی جائے، اس کے ہر خاندان کے چھوٹے بڑے شخص کے سر پر 100 جوتے مارتا ہوا گزرے، ہر ووٹر 90% ووٹر۔ اور یہ علم بھی ہے ناظرین اکرام سے، اور پھر یہ بھی اسے علم ہے کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کارکردگی گڈ گورننس، یہ گڈ گورننس ہے کہ 1 سال کے اندر IMF کی رپورٹ ہے، یہ چیلنج کرے اسے 5300
बिलियन रुपीस, 5300 अरब रुपए एक साल के अंदर इन्होंने करप्शन की है, करप्शन की नजर हुए, और ये गुड गवर्नेंस है। और इसका ये कहना कि पाकिस्तान की मुईशत रोज बरोज मजबूत हो रही, अवाम खुशहाल हो रहे, पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, मुईशत का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। नाज़रीन इकराम, अभी 2 दिन पहले आपने बेरोजगारी की बढ़ चुकी शरह के बारे में सुना है और पढ़ा है। ये गुड गवर्नेंस है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कि यहां मजबूर मकहूर लोग अपनी कुव्वते मेहनत किस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं मजबूरी की हालत, और किस तरह उनका इस्तेहसाल हो रहा है। कम तरीन वेजिस पे लोग सारा सारा दिन काम करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ये गुड गवर्नेंस है। और नवाज शरीफ का ये कहना कि करप्शन बतदरीज कम हो रही है, तू तो लफ्ज करप्शन अपनी जुबान पर लाते हुए जचता ही नहीं। आज तक ये नहीं बता सका कि मेफेयर फ्लैट, इवन फील्ड, पनामा की कंपनीज, उसमें खरबों का सरमाया ये कहां से आया, बाहर कैसे गया। एक अरबी का हाथ इसने पेश कर दिया और सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया। अरबी भी ऐसे लगता था कि जैसे कोई पल्लेदार पकड़ लिया हो यहाँ कहीं किसी मंडी से, और उसे अरबी बताका पहना के पेश कर दिया, उसकी शक्ल देख वारदाती लगता था। वो भी अरबी ने हाथ भेज दिया, जी मैंने ये पैसे दिए हैं सर, और आज तक ये कोई मनी ट्रेल पेश नहीं कर सके। और ये तो आप जानते हैं नाज़रीन इकराम कि अगर आलमी साजिश के तहत इमरान खान को ना निकाला जाता और ये उनकी मजबूरी ना बनते, किसी को तो लाना था, वो तो यही थे, तो नवाज शरीफ पर भी मुकदमा साबित होने वाला था, और ये उस मुकदमे में एक तवील मुद्दत कैद इसे मिलती। और शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बन गया, और उसका बेटा हमजा जो बाद में वजीर आला बन गया, अगर ये वाकया ना होता, PDM 1 गवर्नमेंट ना बनती, तो ये जेल जा रहे थे, क्योंकि टीटीज का सारा रिकॉर्ड खुला पड़ा था। बेनिफिशियरी ये थे, ग्वाल मंडी के 20-20 वर्ष पहले वफात पा चुके लोगों के शनाख्ती कार्ड लेकर बैंक अकाउंट खुलवाकर उनके नाम पे इन्होंने ट्रांजेक्शन्स की, पकड़ी गई सारी की सारी, अपने मालियों के नाम, अपने ड्राइवरों के नाम, घर में काम करने वाले अफराद के नाम, 10-10 करोड़ की एक टीटी लगी हुई, और साबित हो गया था ये सारे का सारा निजाम टीटीज का ये चला रहे हैं। हर लिहाज से मुल्क का बेड़ा घर करके रख दिया। लेकिन मैं पहले भी आपको ये खुशखबरी दे चुका हूं और रोजाना खुशखबरी दूंगा, मैं दोहराता चला जाऊंगा कि अनकरीब इन्हीं मसूफ जनरल आसिम के हाथों इनकी शामत आने वाली है। इनकी किताब का आखिरी सफा उन्होंने खोल के सामने रख लिया और खत्म शुद की मोहर वो लगाने वाले। उसी वजह भी आपको बता चुका हूं कि जो रिपोर्ट्स गई हैं हर गली, हर मोहल्ले, हर जिंदगी के दायरे से, वो ये गई है कि नफरत करते हैं लोग शदीद ये शरीफ के खानदान से और जरदारी से और जरदारी के खानदान से। इनकी नालायकियां, इनकी करप्शन, इनका गलीज माजी, इनके घिनौने चेहरे और चेहरों से वाबस्ता 90% अवाम की नफरत का सारा मलबा GHQ की दीवारों पर बोझ बन रहा है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। जो काम उन्होंने लेना था वो ले लिया, रहता सकता 28वीं आईनी तरमीम में ले लेंगे। काम इनके भी किसी नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी ये तरमीम। नंगा करके रख दी है शरीफ खानदान को। आखिरी दफा आपको बता दी, ये मुझे इल्म है, मैं जाती इल्म की बुनियाद पर कह रहा हूं। जब मैं कहूं ये मेरी जाती खबर है तो तहकीक शुदा होगी। नवाज शरीफ जाने के लिए तैयार नहीं था जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देना था। डंडे के जोर पर इसे लेकर आए, चल अगे लग इंसान का बच्चा बन, तो वहां वो आया ताकि लोग उसका चेहरा देख लें। उन्हें पता था जिन्होंने ये 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई है, उन्हें खुद पता है कि ये मुल्क और कौम के साथ कितना बड़ा जुल्म है, ये आइन के साथ कितना बड़ा मजाक है। उस मजाक का हिस्सा बनाया नवाज शरीफ को भी। खत्म शुद है इनके करैक्टर पर, बदलने वाला है ये माहौल और ये हालात। हिम्मत नहीं हारनी नाज़रीन इकराम, जुड़े रहना है अपने लीडर। ये लीडर अपना लीडर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे मौके फितरत कभी कभी इंसानों को देती है। कौमों में कभी कभार ऐसे लीडर उभारती है जो खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, एक पैगंबराना सीरत के हामिल हो, जिन्हें ना अपनी जिंदगी की परवाह हो, ना मौत से खौफ, ना अपने नफा नुकसान को देखते हो। वो फक्त उनका जीना और मरना अल्लाह के बाद अल्लाह की मखलूक और अपने मुल्क के लिए हो। ये जज्बा इमरान खान में मौजूद है। खड़े रहिए, जुड़े रहिए इमरान खान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, अगरचे इस वक्त हालात बहुत खराब है। इमरान खान की मौजूदगी मुझे ये दिलासा देती है कि नहीं नहीं, अल्लाह को कुछ और मंजूर है, पाकिस्तान कायम भी रहेगा और तरक्की भी करेगा। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।